नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने आज 27 फरवरी को नए वक्फ बिल को मंजूरी दे दी है। 10 मार्च से शुरू हो रहे संसद सत्र में इसे पेश किए जाने की संभावना है। इसमें 44 बदलाव प्रस्तुत किए गए हैं जो तय करेंगे कि मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। सूत्रों की माने तो मोदी कैबिनेट ने पिछले हफ्ते हुई बैठक से संयुक्त संसदीय समिति द्वारा प्रस्तावित 23 बदलावों में से 14 को स्वीकार कर लिया था। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अगस्त में यह विधेयक सौंपा गया था। 13 फरवरी को उसने लंबी चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की। इस दौरान भी खूब विवाद हुआ। समिति की यह रिपोर्ट 13 फरवरी को संसद में पेश की गई, जिस आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट बना। मोदी कैबिनेट से मंजूरी के बाद यह बिल संसद में पेश किया जाएगा। अमेरिका से डिपोर्ट हो रहे भारतीयों के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सख्त एक्शन लिया जा रहा है। हाल ही में ईडी द्वारा पंजाब की 5 इमिग्रेशन कंपनियों में छापा मारा गया है। बताया जा रहा है कि इन फर्मों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अमेरिकी वीजा प्रक्रिया में धोखाधड़ी करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के जालंधर जोनल ऑफिस ने लुधियाना और चंडीगढ़ में 5 व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में छापा मारा। वहीं ये जांच मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। पता चला कि ईडी ने तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 19 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। इस बार पंजाब सरकार ने आबकारी नीति से 11,020 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस बार ग्रुप साइज 207 रखे गए हैं। देसी का कोटा 3% बढ़ाया गया है। पंजाब में फार्म के लिए लीकर लाइसेंस के तहत अब 12 की जगह 36 बोतलें शराब की रखी जा सकेंगी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आज की कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति घोषित की गई। 2022 में जब कांग्रेस सरकार थी तब आबकारी नीति से केवल 6100 करोड़ और 2024 के जरिए 10,800-500 करोड़ का टारगेट था। अब तक सरकार ने 10,200 करोड़ का राजस्व जुटाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में लंबे समय से बॉटलिंग प्लांट को मंजूरी नहीं दी गई थी। अब नए बॉटलिंग प्लांट लगाने को मंजूरी दी जाएगी। नए आबकारी पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा में बदलाव किया गया है। अब यह यात्रा ट्रांसपोर्ट की जगह रेवेन्यू विभाग के पास रहेगा और इसके लिए जल्द ही सरकार एक समिति गठित करेगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र की 7वीं बैठक में भारत ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप का करारा जवाब देते हुए भारत ने कहा कि पाकिस्तान एक नाकाम देश है जो अंतर्राष्ट्रीय अनुदानों पर जिंदा है। भारत के स्थायी मिशन के क्षिति त्यागी ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में कहा कि हमें इसमें कोई हैरानी नहीं है कि पाकिस्तानी नेता अपने सैन्य आतंकवादी परिसर से झूठ फैलाते हैं। पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन को अपना मुखपत्र बताकर संगठन का मजाक उड़ाते हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस संगठन का समय एक असफल राज्य द्वारा बर्बाद किया जा रहा है जो स्थिरता पर पनपता है और अंतर्राष्ट्रीय अनुदानों पर जीवित रहता है। क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न अंग थे और हैं और आगे भी रहेंगे। पाकिस्तान को भारत की बजाय अपने देश के हालात बदलने पर जोर देना चाहिए। महाकुंभ के समापन के बाद प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। महाकुंभ में लगे यूपी के सफाई कर्मचारियों को 10,000 का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। इसके अलावा न्यूनतम 16,000 प्रति माह वेतन की घोषणा की है। इसके अलावा महाकुंभ में कार्यरत सभी कर्मियों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज का भी लाभ मिलेगा। अप्रैल में नियम गठित करेगा और अप्रैल से कर्मचारियों के खाते में रुपए भी भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों को पहले 8 से 11,000 रुपए प्रति महीने मिलते थे, अब इसे अप्रैल से बढ़ाकर कम से कम 16,000 किया जाएगा। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़कर जन आरोग्य बीमा का भी लाभ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान सबसे बड़े समन्वय सफाई अभियान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने आज पुरस्कार प्राप्त किए। दिल्ली विधानसभा परिसर के बाहर आज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने धरना प्रदर्शन की। पार्टी के विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। उधर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के तौर पर अमानतुल्लाह खान विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। जिस दिन एलजी का अभिभाषण था उस दिन अमानतुल्लाह अनुपस्थित थे, इसलिए उन्हें बाहर नहीं किया गया था। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान व्यवधान डालना बड़े स्तर की अवहेलना है और यह सदन की मर्यादा को तार तार करना है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है क्योंकि अगर कोई सदस्य सदन से बाहर निष्कासित होगा तो फिर उसे विधानसभा परिसर से ही बाहर जाना होगा। अब उनका निष्कासन समाप्त हो जाएगा तभी वे सदन के इस हिस्से में भाग ले पाएंगे। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इसे भाजपा की तानाशाही करार दिया।
पिछले 93 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की देर रात लगभग 12 बजे से अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। तेज बुखार और ज्यादा ठंड लगने की वजह से कंपकपी आने की समस्या आ रही थी। मौके पर मौजूद डॉक्टरों की टीम के प्रयासों की वजह से 2 घंटे स्थिति सामान्य हो पाई। इसके बावजूद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। कल डल्लेवाल को तेज बुखार हो गया था। डॉक्टरों की टीम मौके पर मौजूद रही और किसान नेता के स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखे थे और पिछले 2 दिन से उनकी हालत खराब हो रही है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। सुबह 5 बजे अचानक उन्हें 103 डिग्री बुखार हो चढ़ गया और ऐसे में वहां मौजूद डॉक्टरों की टीम में भगदड़ मच गई। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, लेकिन डल्लेवाल का बुखार की वजह से हाथ सूज गया। ऐसे में कुल मिलाकर जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत को लेकर डॉक्टर और किसान संगठन चिंता में है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर जितेंद्र उर्फ जीतू मेरठ के व्यापारी की हत्या करने आया था, लेकिन इससे पहले ही वह नोएडा एसटीएफ और मुंडाली थाना पुलिस से हुई मुठभेड़ में मारा गया है। जितेंद्र ने 9 साल पहले जरायम की दुनिया में कदम रखा था और इसके बावजूद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक संगीन अपराध किया है। डबल मर्डर में आजीवन कारावास समेत अन्य केस में उसे सजा मिली। वर्ष 2023 में पैरोल पर आया मगर फरार हो गया और फरारी के दौरान वह लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग से जुड़कर सुपारी किलर बन गया। नोएडा एसटीएफ के एएसपी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर मेरठ के किसी बड़े व्यापारी की हत्या करने आया है, लेकिन इससे पहले ही वह पुलिस से हुई मुठभेड़ में मारा गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी बैठक में दावा किया है कि जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा निर्वाचन आयोग को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। 2026 के चुनाव से पहले से ममता बनर्जी ने हुंकार भरते हुए 2026 के विधानसभा चुनाव में कुल 294 में से 215 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दमदार प्रदर्शन की वजह से भाजपा की सीटों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिलेगी। भाजपा ने 2021 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटें हासिल की थी। कुरुक्षेत्र दौरा कैंसिल कर दिल्ली पहुंचे सीएम नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली विधानसभा की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी और करीब 30 मिनट तक चली इस मुलाकात में कई राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली वासियों को भी केंद्र की हर योजना का लाभ मिलेगा। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के आधारभूत विकास और भविष्य की परियोजनाओं पर भी प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी। हरियाणा में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की भी प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट ली। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की और उनसे भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। तो आप देख रहे थे टॉप 10 न्यूज और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।